नॉट इन पाकिस्तान ओनली, दुनिया भर में जो 90% जो रियल स्टेट है ना, 90% वो टॉप 10% के पास पड़ी हुई है। ठीक है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली और कम है, तकरीबन टॉप 1% के पास पड़ी। बिल्कुल। अगर आपने साल के एंड में 35 लाख रुपए बचा लिए तो आप क्या 35 लाख रुपए आपने बनाया है, उसमें से 18% आप सेव करेंगे तो आप क्या ही लेंगे। हाँ ठीक, आधे मसले ये होते हैं ना, क्या करें बता, अगर सेविंग कर भी ली मैंने 5 लाख, लोग, मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं यार हम खर्च ही इसलिए करते हैं कि यार 3 लाख रुपए बचा के करना क्या है साल के एंड में। बिल्कुल। 3 लाख से कुछ नहीं आता आजकल। जिस तरह हमारा एक प्रोजेक्ट है वो 7,500 रुपये पर स्क्वायर फुट अभी बिक रहा है। ठीक है। तो वो बन गया 7.5 लाख रुपए। तो 7.5 लाख रुपए से आप अपनी एंट्री शुरू कर सकते हैं विद इन द रियल एस्टेट। अच्छा। The lower limit that starts off is around 100 square feet. So, but the technology has the potential कि वो 1 स्क्वायर फुट के ऊपर भी जा सकती है। रियल एस्टेट जो है वो एक बिजनेस नहीं है, रियल एस्टेट एक इन्वेस्टमेंट है। What do you do about payments, black money? So मतलब मिसाल के तौर पर बस 7 लाख रुपए है लेकिन मैंने नहीं बताना आपको कि मेरा कहाँ से आया है। Do you take that money? No. White money only? White money only. Because हमारा बैंक टू बैंक ट्रांसफर होते हैं सारे। तो फिर कस्टमर कैसे बनाएंगे यार आप इस मुल्क में? स्पेकुलेटिव, हम लोगों ने चुना भी डेवलपमेंटल रियल एस्टेट इसीलिए था ताकि हम लोग स्पेकुलेशन से दूर रहना चाहते थे। ठीक है, हम नहीं चाहते थे कि एक जुआ चला लें कि एक बंदा आज आए कल निकल जाए। ठीक है ना, 1 स्क्वायर फुट ले ले और फिर अगले दिन जो है दूसरा राउंड आता है उसमें से निकल जाए। जीटी रोड के ऊपर 12 किलोमीटर की पट्टी के अंदर 10 मॉल खुल रहे हैं, उसको कौन आबाद करे। अब होता ये है कि भी 1000 प्लॉट्स होते हैं और 10,000 फाइलें उसकी बिक्री होती हैं। ठीक है, अगर ब्लॉकचेन होती उस टेक्नोलॉजी के अंदर अडॉप्टेड तो ये शायद काम मुश्किल हो जाता करना। मेरे साथ लड़के हैं GIK के ग्रेजुएट्स हैं, लम्स के ग्रेजुएट्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। उनको मैंने ये ऑप्शन दिया कि यार तुम 1 स्क्वायर फुट एट अ टाइम अपने पास लेके आते रहो, अपनी सैलरी से जो है ना अपने पास लेके आते रहो। आई हैव गारंटीड हिम कि बाय द टाइम इफ ही गिव्स मी 5 years ऑफ हिज लाइफ आई विल गिव हिम एन अपार्टमेंट ऑन हिज ओन मनी। मैं गिफ्ट नहीं कर रहा। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे मेहमान अवैस बरलास साहब हैं, the Chief Sales and Business Officer of Dow PropTech. Thank you so much for being on the podcast. Thank you so much for having me. अच्छा सर, मेरे before we get to Dow PropTech करता क्या है, what is the minimum investment जो हम अभी बात कर रहे थे ऑफर जो आप कर सकते हैं in Dow PropTech? 5,000, 10,000, 20,000? So अभी के लिए हम लोगों ने एक लिमिटेड एक लोअर लिमिट रखी हुई है। द लोअर लिमिट दैट स्टार्ट्स ऑफ इज अराउंड 100 स्क्वायर फीट। सो बट द टेक्नोलॉजी हैज़ द पोटेंशियल कि वो 1 स्क्वायर फुट के ऊपर भी जा सकती है। अच्छा। बट अभी के लिए हम लोगों ने 100 फुट मिनिमम रखा हुआ क्योंकि एक अच्छा साइजेबल अमाउंट बन 100 फुट स्क्वायर फुट मिनिमम पे कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? सो जिस तरह हमारा एक प्रोजेक्ट है वो 7,500 रुपये पर स्क्वायर फुट अभी बिक रहा है। ठीक है। तो वो बन गया 7.5 लाख रुपये। तो 7.5 लाख रुपये से आप अपनी एंट्री शुरू कर सकते हैं विद इन द रियल एस्टेट। अच्छा, एंड अगर 1 स्क्वायर फुट होता उसका तो कितना बनता? 7,500 रुपये। अच्छा, एब्सोल्युटली। तो व्हाई इज दिस, हाउ इज दिस लीगल? एंड ये एक पॉन्जी स्कीम है? सो दो अलग अलग सवाल हैं कि एक पॉन्जी स्कीम है या ये लीगल है। सो लीगैलिटी के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी हमारी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं SCCP के साथ भी, रेगुलेटर्स के साथ बैठ के हम लोगों ने डिस्कशंस की हैं। दे वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ वी वर्किंग कि यार ये फ्रैक्शनलाइजेशन है क्या चीज़ है। हम लोगों ने सिर्फ उनको ये बताया है कि ये वही पुराना तरीका है कि 25% डाउन पेमेंट करें और 75% की आप पेमेंट करें, बट हम लोगों ने उसको पैसे से निकाल के स्क्वायर फुट में कर दिया कि 25% का मतलब हो गया 100 फुट। ठीक है, और आगे जो आपने इंस्टॉलमेंट्स जो देनी है वो आपने फुटों में ख़रीदनी है। ठीक है, हेंस ना वो एक सिक्योरिटी के ज़ुमरे में आता है। ठीक है, वो एक डेरिवेटिव नहीं बन जाता, एक शेयर नहीं बन जाता। तो अगर वो शेयर बन जाए तो फिर एक उसकी अलग लीगैलिटी बन जाती है। सो हम लोग बेच क्योंकि एक टेंजिबल रियल एसेट हैं तो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप 100 फुट से शुरू करें या आप 500 फुट से शुरू करें। और ऐसे होता है कि अगर मैं 100 फुट की जगह 500 फुट लूँ तो मुझे डिस्काउंट मिलता है? नहीं, डिस्काउंट वो नहीं मिलता। It's the same? हाँ, इट्स द सेम। क्योंकि रेट्स रिवाइज नहीं होंगी जितनी बिल्डिंग बनती जाएगी या जितनी जगह कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती जाएगी, या रेट्स रिवाइज नहीं होंगी? नहीं, रेट्स रिवाइज होते हैं, रेट्स डेफिनेटली रिवाइज होते हैं, बट विद इन दैट टाइम फ्रेम जिस हम लोगों ने बेसिकली अपने आप को ना बिल्डिंग्स के अंदर राउंड्स बनाए हुए हैं। ठीक है। सो एवरी राउंड उसके ना कुछ डिलीवरेबल माइलस्टोन्स हैं। जिस तरह पहले राउंड का होगा आपने ज़मीन खरीदनी है, दूसरे राउंड का होगा कि आपने एक्सकेवेशन अच्छा, ज़मीन भी साथ खरीदते हैं? मतलब ज़मीन के लिए भी आप सॉर्ट ऑफ माइक्रो इन्वेस्टर्स लाते हैं? माइक्रो तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ इन्वेस्टर्स लाजमी आते हैं इसके अंदर। ठीक है। सो माइक्रो इन्वेस्टर्स हमारे केस में वो हैं जो कि 100 फुट
मिनिमम लेके छोड़ देते हैं, उसके बाद नहीं आते। वो लोग पहले राउंड में भी इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते? जनरली पहले राउंड में हम लोग नहीं उनको अलाउ करते। अच्छा। सो पहले राउंड के अंदर क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, सो वी मेक श्योर कि जो लोग ये रिस्क ले सकते हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग टारगेट करें, वहीं से हम लोग पैसे रेज करते हैं इसके ऊपर। और आप लोग कैसे पैसे बनाते हो? सो हमारा B2B वर्जन है, ठीक है। हम लोग करते क्या हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर है या एक डेवलपर है जिससे हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं उनका प्रोजेक्ट, ठीक है। उनके साथ एक रेट एग्री होता है जिसके अंदर लैंड कॉस्ट होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, ओवरहेड्स होते हैं, सेल्स कमीशन होते हैं, ये सारी चीज़ें उनसे एग्री होती हैं। और फिर उसके बाद हम यही चीज़ उनसे राइट्स लेते हैं सेल्स की, ठीक है। हम जब उसको बेचते हैं तो डाउ प्रॉपर्टी के पास कोई पैसे नहीं आते। अगर मैं आपको कोई चीज़ बेचूंगा तो आप डायरेक्टली उस डेवलपर की SPV में, जो क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होगी, आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कि भाईजान हमने ये इतनी सर्विस आपको दी थी, तो इसके अगेंस्ट हमारा जो 2% बनता है वो हमें दे दो, ठीक। सो वो जो है हम लोग B2B करते हैं। हम लोग कस्टमर से कुछ नहीं चार्ज करते, एंड कस्टमर से कुछ नहीं चार्ज करते। और आपने अभी तक कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं? सो अभी हमारे 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक एक्रोन, एक बिल्डिंग है बहरिया के अंदर, वो हम लोगों ने शुरू कर दी है, बना भी दी है। 2017 में शुरू की थी बनाना, इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी, बताऊंगा उसके ऊपर। 2020 में वो कंप्लीट हुई थी और वो अब ऑपरेशनल है, रेंट भी दे रही है। फिर नथिया गली में एक छोटा सा रिजॉर्ट बनाया है और वो भी अब ऑपरेशनल है, वो हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम 1 साल के अंदर पूरा डिलीवर कर दिया था। फिर एक और बिल्डिंग है, छोटी सी है, 20,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग है, तकरीबन 16 मरले के ऊपर, 6 स्टोरी की बिल्डिंग है DHA के अंदर। उसका स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो गया, अब फिनिशिंग के ऊपर काम हो रहा है। फिर एक और बिल्डिंग है जो कि 6 कनाल के ऊपर है, 2 लाख स्क्वायर फुट की है, 11 स्टोरी की है। उसकी 9 स्टोरीज डल गई हैं, 2 स्टोरीज रह गई उसकी, वो भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम लोग DHA भावलपुर के अंदर 333 विलास बना रहे हैं, 6 मरला, 9 मरला, 12 मरला के। उसके अंदर से 150 बन गए, बाकी जो 150 का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, सॉरी, और बाकी इस तरह से करके बन रहे हैं। और एक और प्रोजेक्ट है हमारा DHA के बैरिया टाउन में, ओवरलुकिंग द गोल्फ कोर्स, ठीक है, ओरिएंटल गार्डन में, उसकी भी एक्सकवेशन फेज में हम लोग। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, 2 जो हैं कम्प्लीटली डिलीवर्ड हैं जिसके रेंट आ रहे हैं, ठीक है, और 2 के जो हैं ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट है, ठीक है, और एक जो है वो अभी एक्सकवेशन स्टेज पर, एक जो मिडिल स्टेज पे। और आपके अभी इन्वेस्टर्स कितने इन टोटलिटी, मतलब वन टाइम इन्वेस्टर हो या रिपीट इन्वेस्टर हो, हाउ मेनी इन्वेस्टर्स आर देयर? सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका आंसर ये है कि हमारे पास 2 किस्म के कस्टमर्स होते हैं। एक कस्टमर वो होता है जो कि सिर्फ साइन अप करता है हमारे पोर्टल पे। दे हैव टू गो थ्रू अ होल KYC, नो योर कस्टमर का पूरा एक प्रोसेस है, और उसके अंदर हम लोग उनका नाम वेरीफाई करते हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, OTP के थ्रू, ठीक है, जो फ़ोन के ऊपर जो आपका ना 1 टाइम पासवर्ड जो आता है उसके थ्रू हम लोग वेरीफाई करते हैं। फिर हम लोग नादरा का वेरिसिस वाला सिस्टम भी लगाया हुआ है जिसके तहत हम लोग CNIC लेके उसको भी वेरीफाई करते हैं। अगर आप वो खाली साइनअप्स काउंट करेंगे, विच कुड बी माई पोटेंशियल कस्टमर्स जो मेरे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, देर मोर देन 8500, ठीक है, ठीक है। बट इन लोगों में से इन्वेस्ट हमारे से किसने किया है? 510 ने या 520 लोग हैं जिन्होंने हमारे से इन्वेस्ट किया। और उसकी बाकियों ना इन्वेस्ट करने की वजह पैसे नहीं थे? नहीं, सो वी जस्ट स्टार्टेड डूइंग दिस 2 years ago। तो 2 साल के अंदर हम लोगों ने अवेयरनेस के ऊपर बहुत सारा काम करना था, लोगों को अपनी कम्युनिटी के अंदर लेके आना है, अभी समझाना है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। जिस तरह अभी आज हम लोग बैठे हैं तो आज आपकी तरफ सबसे काफ़ी सारे लोगों को और समझ आएगा, अच्छा यार ये काम क्या करें लड़के। फिर उसके बाद इनकी तरफ से कुछ ट्रैक्शन होगी, वो शायद हमारे पास साइन अप कर लें, फिर शायद इन्वेस्ट ना करें अभी, बट देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम कि आहिस्ता आहिस्ता करके अगर उनके मतलब कोई चीज़ बन जाती है तो उसमें इन्वेस्ट भी कर देंगे। और वो जो 510 बंदे हैं, वो मतलब हाउ मच हैव दे इन्वेस्टेड विद यू सो फार? मेरे पास आउट द टॉप ऑफ माई हेड तो मुझे नंबर नहीं पता, बट हमारी एवरेज जो इन्वेस्टमेंट साइज़ है वो तकरीबन 15 लाख 16 लाख तक की है, ठीक है। या और मैं कभी कभार ऐसे सोचता हूँ ना लीगैलिटी वाइज, और आप ये हमें समझाएं, क्योंकि अगर मैं हूँ एक 50,000 देता हूँ आपको, जी। और तला और हम ये सारे जो इधर बैठे हुए हैं 50,000 आपको देते हैं, हमें 1 स्क्वायर फुट मिलता है फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग का। अब जो भी हो जाए वो बिल्डिंग नहीं बनती, राइट, फॉर वट एवर रीज़न। या मैं अगर लॉयर के पास जाऊँ, उसको बोलूँ यार मेरे पास 1 स्क्वायर फुट है, Yeah. जज के पास जाओ, ये मुझे मेरे पैसे वापस करवा दो, Yeah. 9 out of 10 ऑफ अस तो जाएंगे ही नहीं, कहेंगे यार राइट ऑफ 50,000 छोड़ यार। जो एक जाना भी चाहेगा उसको क्या जजमेंट मिलेगी आप लोगों के खिलाफ, क्योंकि उसके पास इतनी एक माइनॉरिटी स्टेक है। मिसाल के तौर पे अपार्टमेंट्स में ये इशू आता है, लेकिन अपार्टमेंट्स में फिर भी आपके पास एक 3 bedroom 5 bedroom का अपार्टमेंट है, तो मैं जाके कह सकता हूँ कि भाई ये बना नहीं, ये मेरे पैसे हैं, मुझे वापस करो। 1 स्क्वायर फुट होगा मेरे पास या 10 स्क्वायर फुट होंगे मेरे पास, तो लीगली मैं कैसे अपने आप को बचाऊंगा? सो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने एक कॉन्शियस एफर्ट किया था कि हम लोग 1 या 2 या 10 स्क्वायर फुट पे भी ना जाएं।
इसलिए मैंने कुछ पहले ही बताया कि हम लोग 100 फुट से शुरू करें। 100 फुट जो है ना एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। सो एक अपार्टमेंट अगर 500 स्क्वायर फुट का है और आपने 100 ले लिए हैं तो दैट मीन्स 20% इक्विटी आपकी आ गई है। ठीक है। सो वी अंडरस्टैंड दैट्स अ प्रॉब्लम कि यार 1 स्क्वायर फुट के पीछे लोगों का ख्वार नहीं हम लोग करा सकते। हेंस वी मेड श्योर कि आप 100 फुट से एंट्री लें और फिर उसके बाद जाके आगे जाएं। राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू दोज माइक्रो के साथ साथ नैनो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हम लोग नहीं जा रहे। ठीक है। सो वी आर मेकिंग श्योर कि आपके पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हो। नाउ अगर किसी के पास 100 स्क्वायर फीट भी है तो सवाल तो आपको फिर भी पर्टिनेंट है ना कि वो कहाँ करे, क्या करेगा। हम लोगों ने ये बोला हुआ है कि एक बिल्डिंग के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फीट हैं दोज आर लिमिटेड। ठीक है। वो 2 लाख स्क्वायर फुट हैं। वो हमारा अगर आप स्ट्रक्चरल एनओसी देखेंगे तो उसी के ऊपर लिखा हुआ होगा और वो हम लोग पब्लिकली अपने पोर्टल के ऊपर दिखाते हैं कि जी आप जाके देख लें तो उसके ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि हम उसके अगेंस्ट एक स्टैम्प पेपर भी देते हैं। ठीक है। उस स्टैम्प पेपर के ऊपर हम लोगों ने ये लिखा हुआ होता है कि आपके उस 100 स्क्वायर फीट में उस 100 स्क्वायर फीट के ऊपर आपके हक क्या हैं, आपके हकूक़ क्या हैं। उसके ऊपर किसी भी जगह पर अगर आप चले जाएं तो ज़मीन के कुछ हकूक़ होते हैं। बिल्कुल। आप उसमें रह सकते हैं, आप उससे रेंट कमा सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं। ये जो है ये एक ज़मीन अपना जो बंदा उसका हक अदा करता है बेसिकली उसकी होती है। बिल्कुल। ठीक है। अब अगर ये एक 100 फुट वाला बंदा वो कहता है कि यार मेरा टोटल काम इसके अंदर से रेंट लेना था और इसको अगर हम लोग रेंट दे रहे हैं तो उसका वहाँ तक का तो हक अदा हो गया। ठीक है। अब अगर वो बंदा कहता है मैंने इसको बेचना है, ठीक है, और वो अगर अभी नहीं बिक रही, ठीक है, वो 5 दिन बाद बिकती है, 100 दिन बाद बिकती है, अगर वो बिक जाती है तो फिर उसका भी वो हक अदा हो जाता है। और बेचने में आप उनकी मदद करते हैं? बिल्कुल मदद करते हैं। और अगर आप उनकी मदद करते हैं रेंटल में भी फॉर एग्जांपल, तो ऐसे है कि मैं कहूँ यार लेकिन मुझे इतना चाहिए और आप मुझे बोलें, या ये प्री डिसाइडेड होता है कि इतना ही मिलेगा? सो ये प्री डिसाइडेड होता है। ठीक है। सो अगेन हम लोगों का ये छोटा करने का मकसद क्यों था ये भी हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। राइट। हमारे पास नॉट इन पाकिस्तान ओनली, दुनिया भर में जो 90% जो रियल स्टेट है ना, 90% वो टॉप 10% के पास पड़ी हुई है। ठीक है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली और कम है, तकरीबन टॉप 1% के पास पड़ी। बिल्कुल। अगर मैं आपको कुछ नंबर्स शेयर करूं, और ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से हमारे पास नंबर्स आए हुए हैं, ये जो सारी समझते हैं जो रेगुलेटेड इकॉनमी के अंदर से आए खाली उसके नंबर्स हैं, दे नॉट फ्रॉम द नॉन रेगुलेटेड इकॉनमी के। हमें पता है बहुत सारी वो भी अवाम है यहाँ पे जो कि नॉन टैक्स मनी भी है, उसको हम लोग ब्लैक मनी भी कहते हैं। मैंने एक सवाल पूछना है इसके, सॉरी मैं फिर बाद में ना हम डी ट्रैक हो जाएंगे। What do you do about payments, black money? So मतलब मिसाल के तौर पर बस 7 लाख रुपए है लेकिन मैंने नहीं बताना आपको कि मेरा कहाँ से आया है। Do you take that money? नो। वाइट मनी ओनली? वाइट मनी ओनली, बिकॉज हमारा बैंक टू बैंक ट्रांसफर होते हैं सारे। तो फिर कस्टमर कैसे बनाएंगे यार आप इस मुल्क में? बिकॉज द थिंग इज वी नीड, इसीलिए तो मैं पिछले वाला आपको सवाल बता रहा था। अब जो पिरामिड बनता है ना इसके अंदर, वो बनता है ये कि जो 0.1% है ना पाकिस्तान का, 0.1%, उनकी जो सालाना आमदनी है वो 8 करोड़ रुपया है। ठीक है। जो रिमेनिंग 0.9% है ऑफ द टॉप 1%, उसकी सालाना आमदनी 2 करोड़ रुपया है। जो रिमेनिंग 9% ऑफ द टॉप 10% है उसकी सालाना आमदनी 35 लाख रुपया है। उसके बाद जो 40% आता है उसकी सालाना आमदनी 4.5 लाख रुपया है, और उसके नीचे वाले की है 1.5 लाख रुपया। और हमारी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो 18% है। इसका मतलब ये है जो बंदा 8 करोड़ रुपया भी बना रहा है उसकी जो सेविंग है वो 2 करोड़ रुपया ही है। ठीक है। अब ये है सिर्फ रेगुलेटेड इकॉनमी की मैं बात कर रहा हूँ, जो नॉन रेगुलेटेड है मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। अभी तक जो रियल एस्टेट बनी गई है वो इस टॉप 0.1% के लिए बनी गई है, टॉप 1% के लिए बनी गई है। जो रिमेनिंग 9% ऑफ द टॉप 10% है वो समझते हैं कि शायद वो रियल एस्टेट ले सकते हैं, पर उसके लिए अवेलेबल कुछ नहीं है। अगर आपने साल के एंड में 35 लाख रुपये बचा लिया तो आप क्या 35 लाख रुपये आपने बनाया है, उसमें से 18% आप सेव करेंगे तो आप क्या ही लेंगे? हाँ ठीक। आधे मसले ये होते हैं ना, क्या करें बता, अगर सेविंग कर भी ली मैंने 5 लाख, लोग, मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं यार हम खर्च ही इसलिए करते हैं कि यार 3 लाख रुपए बचा के करना क्या है साल के एंड में। बिल्कुल। 3 लाख से कुछ नहीं आता आजकल। बिकॉज ये काफ़ी सारे सवाल हैं तो उसको एक एक करके उसको एड्रेस करूँगा। रियल एस्टेट जो है ना उसके अंदर हर चीज़ का एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। ठीक है। अगर आप उसको होल्ड कर सकें, रियल एस्टेट जो है वो एक बिजनेस नहीं है, रियल एस्टेट एक इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस के रिटर्न्स अलग हैं और रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट अलग हैं। रियल एस्टेट के अंदर तकरीबन 5 डिफरेंट फैक्शंस हैं। ठीक है। नंबर 1 जो कि हमारी पूरी आवाम को बहुत शौक है करने का, वो हैं फाइल्स। ठीक है ना, क्योंकि वो रिमेनिंग जो हमारी आवाम रह जाती है वो सारी उसके ऊपर ड्रेस हो जाती है, कहती है चलो ये करते हैं। बट फाइल के जो रिजल्ट्स हैं वो जुए वाले हैं। ठीक है। इट्स जुआ है, यू डोंट नो कि किधर ऊपर जाएगी किधर नीचे जाएगी, तो आपको उसके रिजल्ट भी समझने चाहिए जुए वाले आएंगे, या छक्का लगेगा या फिर फंस जाएंगे, सिंपल। ठीक है। अगर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो इस फाइलों में डाल देंगे
तो या तो आप मिलियनर बन जाएंगे या फिर आप बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। सेकेंड यूज केस ऑफ एनी रियल एस्टेट इज अ प्लॉट। ठीक है, आप एक प्लॉट लेते हैं और हमें ये पता है कि यार ज़मीन धोखा नहीं देती। ठीक है ना, अगर आप लंबे टाइम के लिए रख लें अपने पास तो इट्स अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, कि भाई महंगाई के अगेंस्ट जो है ना आपको अच्छा खासा वो हेज दे जाएगी कि यार वो जिस तरह महंगाई ऊपर जा रही होगी उस तरह से ज़मीन ऊपर जा रही होगी। ठीक है, ये आपके दो प्लेज आ गए। तीसरा जो आपका रियल एस्टेट के अंदर प्ले आता है वो होता है पैसिव इनकम का। पैसिव इनकम होता है रेंटल इनकम। अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं, किसी दुकान में पैसे लगा रहे हैं, तो आप इस मकसद से लगा रहे हैं कि यार मैं अपने पैसे के लिए काम ना करूँ, मेरा पैसा मेरे लिए काम करे। जाहिर है आपने 1 करोड़ रुपया लगाया है और 1 करोड़ में से अगर आपको साल की आमदनी 5 लाख रुपया आ रही है तो ये आपकी पैसिव इनकम है। ठीक है, और यही जनरली इसी के ऊपर जो है ना हमारी पाकिस्तान की मार्केट इसके ऊपर कैपिटलाइज हो रही होती है कि भाई साल का जो रेंटल होता है एक किसी भी प्रॉपर्टी का वो जनरली 4 से 6% के बीच में होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। ये आपको हो गया पैसिव इनकम का प्ले। द फोर्थ प्ले और द फिफ्थ प्ले इन दिस इज योर एसेट मार्केट। एसेट मार्केट वो होती है जब आप एक चीज़ बना लेते हैं, लैंड नहीं, लैंड के ऊपर अपनी बिल्डिंग बना दी और उस बिल्डिंग को बना के आप बेच रहे हैं। ठीक है, उस बिल्डिंग को बेचने में जब आप उसमें मुनाफा कमाएंगे तो दैट्स योर एसेट मार्केट का प्ले। द फिफ्थ और सिक्स्थ क्या नाम है फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इज डेवलपमेंटल रियल एस्टेट। जो बिजनेस है रियल एस्टेट के अंदर, रियल बिजनेस जो है वो डेवलपमेंटल वाला, कि बिल्डिंग बनाने का बिजनेस जो है ना वो सही बिजनेस है, बाकी सारी इन्वेस्टमेंट सही है। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर, जिस हम लोगों ने बात की। ठीक है, अगर हम लोग स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्पेकुलेटिव रिजल्ट ही आएगा। आप आज बिटकॉइन में डाल देंगे पैसे, अगले दिन कल इलॉन मस्क ने कह दिया कि हाँ जी मैं सारे पैसे निकाल रहा हूँ, तो डूब जाएगा। ठीक है, क्यों? उसके पीछे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ज़मीन में जब आप एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसकी सबसे पहली चीज़ जो लॉक होती है वो ज़मीन का रेट होता है, जो सबसे स्पेकुलेटिव बिट होता है। अगर मैं आपके पास जाके बोलूँ कि यार ये आप 1 कनाल की जगह उठा लें, तो आप कहेंगे यार ठीक है ये 1 करोड़ रुपये की है, कोई और आगे बेचेगा उसको तो वो 1 करोड़ सवा की बेचेगा, 1.5 की बेचेगा। जब आपने 1 करोड़ की लेके उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी तो वो 1 करोड़ का रेट लॉक हो गया, बिकॉज वो आपने किसी को बेचना नहीं है। ठीक है, अब आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन के जो रेट्स हैं वो, क्योंकि हम लोग अनफॉर्चुनेटली ना सरिया खुद बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग वो LME से उठाते हैं, लंदन मर्केंटाइल एक्सचेंज से हमारे पास उसका रेट आता है, हम लोग यहाँ पे अपने पास इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर 30% ड्यूटी लगाते हैं, उसके ऊपर अपना मार्जिन रखते हैं और बेच देते हैं। हेंस हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका क्या रेट होगा, सरिये का, सीमेंट का, बाकी सारे। आप किसी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करेंगे तो आपको बता देगा ये 6,000 रुपये स्क्वायर फुट में बन जाएगी बिल्डिंग, 7,000 रुपये स्क्वायर फुट में बन जाएगी बिल्डिंग। ये चीज़ आपको पता चल गई। ओवरहेड्स जो हैं अगर आप बता दें इसके अंदर, तो आप अच्छा खासा इसके अंदर मार्जिन अपना बना सकते हैं। स्पेकुलेटिव हम लोगों ने चुना भी डेवलपमेंटल रियल एस्टेट इसीलिए था ताकि हम लोग स्पेकुलेशन से दूर रहना चाहते थे। ठीक है, हम नहीं चाहते थे कि एक जुआ चला लें कि एक बंदा आज आए कल निकल जाए। ठीक है ना, 1 स्क्वायर फुट ले ले और फिर अगले दिन जो है दूसरा राउंड आता है उसमें से निकल जाए। ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्ले। हम इस बिल्डिंग में भी जहाँ बैठे हुए ये 10 साल पुरानी है, बिल्कुल ठीक है, ये अगले 70 साल भी ऐसी ही रहेगी अगर इसको हम लोग मेंटेन करते रहें। राइट, मैं अगर डे 1 पे इसको बहुत महंगा बेच दूंगा तो मैं इस बिल्डिंग का तो कभी हक अदा नहीं कर सकूंगा। 1 करोड़ रुपए की चीज़ थी, मैंने 2 करोड़ में बेच दी। अब वो 2 करोड़ का बंदा जो है ना 5% मांगेगा एज रेंट, हालांकि वो उसको 1 करोड़ का मांगना चाहिए था। 1 करोड़ का 5% हुआ 5 लाख रुपया, 2 करोड़ का हुआ 10 लाख रुपया। अब जहाँ महीने का रेंट आना था 41-42 हज़ार रुपया, अब वो चला जाएगा 80,000 रुपये के ऊपर। ठीक है, 80,000 रुपया जब आप बनाएंगे तो ये चाय की पहली जो यहाँ पे पड़ी हुई होगी वो भी अगर मेरी 10 रुपये की तो फिर मिलेगी 20 रुपये की। अगर डबल बेचते हैं तो ये नुकसान है। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर बहुत लंबा आता है। और जो फॉर एग्जांपल बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसे होती हैं कि एक डील होती है आपकी पेपर पे और एक डील होती है आपकी सॉर्ट ऑफ असल वाली जो कह लें। आप लोग ये कैसे करते हैं? जिस तरह जब आप एक जगह खरीद रहे होते हैं, एक तो एनालिसिस क्या करते हैं और दूसरा ये है कि हाउ डू यू डील विद द वाइट मनी ब्लैक मनी इशू, नॉट ओनली विद जो इन्वेस्टर्स आप ले रहे हैं बट विद द पर्सन यू बाइंग द लैंड फ्रॉम। परफेक्ट, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि थोड़ा सा तवील जवाब है तो जस्ट बेयर विद मी इन दैट। हम लोगों ने शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा डिप्लोमा किया था MIT से, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ रियल एस्टेट वर्क्स। ठीक है, रियल एस्टेट के फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े कि यार चलो बिजनेस पर्सपेक्टिव एक चीज़ होती है, एक फाइनेंसिंग एक चीज़ होती है, लैंड एक चीज़ होती है, उसके आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, रियल एस्टेट की वैल्यूएशन कैसे होती है। ठीक है, वैल्यूएशन के 5 डिफरेंट तरीके हैं। एक कंपैरिजन का तरीका है, एक रेंटल यील्ड का तरीका है, एक इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का तरीका है, एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, एक रेजिडुअल वैल्यू है,
जनरली लोगों को उसके बारे में आइडिया नहीं होता। हम उसको सबसे पहले समझते हैं कि यार इसकी क्या वैल्यू जो ये लगाना चाह रहा है बंदा ज़मीन की, वो सही भी लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, थ्रू ऑल ऑफ दीज मेथड्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एक पार्टनर है डॉक्टर उमर ताज, ही इज़ ए PhD फ्रॉम वॉरिक इन बिहेवियरल साइंसेज। उसकी जो थीसिस थी वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर थी। तो हम लोगों ने ये जो अपना नॉलेज ली, हम लोगों ने MIT से पढ़ के उसको हम लोगों ने छाप दिया इसके डिसीजन मेकिंग के ऊपर। और हम लोगों ने अपनी चाह से निकाल के, अपनी विम्स से निकाल के कि यार ये चीज़ मेरी है तो बेहतरीन होगी, इस पर तो 100/100 मिलता है, उसको हटा के हम लोगों ने डेटा के ऊपर डाल दिया। क्या देखते हैं डेटा हमें क्या बताता है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने हर चीज़ को अलग अलग स्कोरिंग देना शुरू कर दी। यार अगर ये हम लोग एक हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं अपार्टमेंट्स के लिए, तो क्या इसकी डिमांड भी है कि नहीं है? ये बड़ा अच्छा, हाँ। अब उसकी डिमांड देखने के लिए हम लोगों ने आगे देखना था कि यार जो हमारा पर स्क्वायर फुट रेट निकलेगा उसको खरीद कौन सकेगा? क्या ये वही टॉप 1% के लिए बना रहे हैं हम लोग, या फिर रिमेनिंग 90% भी इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। उसको देखने के लिए ये हमारे एक सीव है, एक छन्नी है, आप समझ लें कि भाई एक 35 से 40 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स है जिसको हम लोग देखते हैं, उसके थ्रू हम लोग गुजारते हैं। और फिर देखते हैं यार अगर तो ये बैठ रहा है, इसके 1000 में से एटलीस्ट 600 नंबर आ रहे हैं, तो फिर तो ये पास है। अगर इसके 600 से कम आते हैं तो हम उसको फिर नहीं ऑन बोर्ड करते, ठीक है। हम या तो उसका फिर बिजनेस पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज करते हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये होता है कि यार ज़मीन देख लो, लोकेशन ज़बरदस्त है, बस प्रोजेक्ट शुरू कर दो। उसमें करेंगे क्या? भेड़ चाल, ठीक है। अस्पताल बन रहे हैं, अस्पताल बना दो, मार्की बन रही है, मार्की बना दो, मॉल बन रहे हैं, मॉल बना दो। पिंडी में आपके GT रोड के ऊपर 12 किलोमीटर की पट्टी के अंदर 10 मॉल खुल रहे हैं, उसको कौन आबाद करेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी जिस तरह मेरी किसी से बात हो रही थी जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, वो यही कह रहे थे हम इतने मॉल्स बना रहे हैं, क्या इसकी डिमांड है? हम इतने अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बना रहे हैं, क्या इसकी डिमांड है? ये डिमांड एनालिसिस भी कोई कर नहीं रहा ना। अब मेरा एक जो सवाल, अगर आपको जवाब दे सकूं, देखिए हम लोग ना कभी कभार ये सारी चीज़ें बहुत किताबी ले चलते हैं कि डिमांड को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए आपके सिर्फ 2 पहलू हैं, एक आपकी विलिंगनेस, आपकी चाह, और दूसरी आपकी एबिलिटी, ठीक है ना। अगर आपकी विलिंगनेस है और आपकी एबिलिटी है तो वो डिमांड है, ठीक है। अगर आपकी विलिंगनेस नहीं है और एबिलिटी है तो वो डिमांड नहीं है। अगर आपकी एबिलिटी है और आपकी विलिंगनेस नहीं है तो कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे एक फ़ोन रख दूँ, ठीक है, और मैं बोलूँ कि सर जी ये है फ़ोन 3 लाख रुपए का, आप अफोर्ड तो कर सकते हैं 3 लाख रुपए, अगर आपको चाहिए ही नहीं तो दैट्स नॉट डिमांड, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे रख दूँ और मैं बोलूँ कि है ये सर 10 लाख रुपए का और ये फ़ोन है और आपको चाहिए भी है, तो आपकी एबिलिटी नहीं होगी, तो आप कहेंगे मुझे नहीं चाहिए। हेंस रियल एस्टेट के अंदर जो है ना ये बहुत ज़्यादा प्ले करता है कि आप जो चीज़ बना रहे हैं, अब जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की डेटा के ऊपर कि कितनी प्रोपेंसिटी टू सेव है कितनी लोगों की, ठीक है। अगर एक बंदा जो है महीने के एंड में जाके अगर 80,000 रुपया सेव कर ले, लाख रुपया सेव कर दे, फिर तो समझ आता है कि आप 30,000 रुपया स्क्वायर फुट पे एक चीज़ बेच दें 40,000 रुपये के ऊपर। जो बंदा बेचारा एंड में बचा ही टोटल 25,000 रुपया रहा है, तो आप उसको क्यों, आप उसके सामने ऑफर ही नहीं रख रहे कि यार ये इस तरह आप अपनी रियल एस्टेट की जर्नी स्टार्ट तो कर सको, ठीक है। हम लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। हम लोग तकरीबन समझ लें हम लोग थे 2017 में 4 दोस्त थे, हम लोग अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी कंपनी में भी हैं, डाउ में हैं। हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के ये सोचा कि यार एक बिल्डिंग बनाते हैं, और सारों के पास पैसे तो थे नहीं, तो हमने कहा चलो पूल इन करते हैं। हम 4-5 लोग, बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं, छोटी सी बिल्डिंग है, इसको बनाएंगे, थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं और वही बिल्डिंग बना जाएंगे। 4-5 रूल हम लोगों ने सीधे कर लिए। हमने कहा खाता क्लियर रखेंगे, एक्सेल शीट के ऊपर जो है एक खाता बनाएंगे जो हर किसी के साथ शेयर्ड होगा कि यार ज़मीन की कॉस्ट कितनी थी, कंस्ट्रक्शन कितनी आ रही है, कितनी सेल होगी है, कितना हमारा खर्चा आया है, ठीक है। और उस टाइम पे हम लोगों ने एक बंदे को बोल दिया जो वहाँ का साइट इंजीनियर था कि भाईजान आपने हर दूसरे हफ्ते ना हमें वीडियो भेज देनी है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में था, एक पार्टनर हमारा अमेरिका में था, एक जो उधर था UK में था, एक पाकिस्तान में था। तो हम लोगों ने कहा यार कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसके लिए पता तो चले। पेपर वर्क जो था, जो सारे उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, वो सारे हम लोगों ने व्हाट्सएप पे एक दूसरे का ग्रुप बना के शेयर कर लिए, ठीक है, कि जी NOC अप्रूव्ड है, हाँ जी अप्रूव्ड है, आपके स्ट्रक्चरड NOC अप्रूव्ड है, हाँ जी अप्रूव्ड है, पोजेशन लेटर आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया। वहाँ पे जब हमारी कॉस्ट क्लियर हो गई, ठीक है, हमें सेल्स का समझ आना शुरू हो गया, तो एकदम से हर किसी का, इवन हम लोग पुराने दोस्त हैं, पर हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया इस प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर वाइल वी वर मेकिंग, तो हमने कहा यार इसको इस्तेमाल कौन करेगा, उसको भी ज़रा सोच लेते हैं, ठीक है, और उसको पहले ही ऑन बोर्ड कर लेते हैं और उससे आइडिया लेते हैं यार किस तरह की बिल्डिंग बनाए, ठीक है। तो हम लोगों ने उससे आइडिया लेके, वो कहते हैं यार यहाँ पे पिलर नहीं लगाना, ठीक है, छत जो है हमें थोड़ी सी यहाँ से ऊपर चाहिए, ये डबल हाइटेड होना चाहिए, ये जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट थी, हमने कहा ठीक है हम लोग तुम्हारे हिसाब से बना देते हैं, क्या तुम इतना पर स्क्वायर फुट रेंटल हमारे से मान लोगे? कहते हाँ जी मान लूँगा।
अब मेरे पास जो थी, समझ लें कि टोटल मेरी 10% इन्वेस्टमेंट थी, एक दोस्त की 40% थी। अब जब आप परसेंटेजेस के अंदर जाना शुरू करते हैं ना, तो फिर मुश्किल हो जाता है एक चीज़ को समझना बिल्डिंग के केस में। पर अगर मैं खाली बोलूँ कि यार 100 फुट की बिल्डिंग है, उसमें से 10 स्क्वायर फुट मेरे, तो वो 10% हो गया। और वो 100 स्क्वायर फीट के अंदर से अगर आप और मैं या हम चारों लोग थे, तो हमारी डिफरेंट ओनरशिप थी। तो हमने बोला यार लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, वो स्क्वायर फुट है। बिकॉज लोग मरले को भी नहीं मानते। मरला 272 का भी है, 260 का भी है, 250 का भी है, 225 का भी है, ठीक है। अगर मरले को नहीं मानेंगे तो कनाल को नहीं मानेंगे, ठीक है ना। सबसे जो लोएस्ट कॉमन है वो यार्ड है या फिर उसके नीचे स्क्वायर फुट है। तो स्क्वायर फुट के ऊपर हर कोई मुतफिक हो गया कि हाँ जी बिल्कुल सही है, स्क्वायर फुट के ऊपर बनाएंगे, समझ आता है जी। 1000 स्क्वायर फुट का हो गया तो ये वाली दुकान मेरी हो जाएगी, हाँ जी ठीक है। फिर हम लोगों ने बोला, जब ये सक्सेसफुल हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स हम लोगों ने बिल्डिंग बना ली, मैंने कहा इसको कमर्शलाइज क्यों ना करें। ये खाली मेरा तुम्हारा प्रॉब्लम थोड़ी था ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी इज़ अ बिग प्रॉब्लम अक्रॉस द पाकिस्तानी इंडस्ट्री। फिर हमने बोला अच्छा यार ट्रांसपेरेंसी वाला काम तो हो गया, अब इसमें हम लोग अपनी पिक्चर्स वीडियोस भी भेज देंगे, हम लोग सारी कॉस्टिंग भी दिखा देंगे, सब कुछ पेपर वर्क भी दिखा देंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स भी सारे दिखा देंगे, पिन लोकेशन भी दे देंगे कि गूगल पिन से जाके देख लो। कॉस्ट क्या करेंगे, ठीक है। कॉस्ट के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि मार्केट अपनी प्राइसिंग कैसे करती है। मार्केट जनरली जो अपनी प्राइसिंग करती है ना, वो कंपैरिजन की बेसिस पे कर रही होती है, ठीक है। क्योंकि ये इतने का है इसलिए मेरा भी इतना है, ठीक है। जो थोड़े से ज़्यादा सियाने होते हैं वो कहते हैं कि यार हम लोग जो है ना इसके रेंट के हिसाब से कर लेंगे। जो एक दफ़ा ये बिल्डिंग बन जाएगी तो उसका इतना रेंट आएगा, तो क्योंकि हमें पता है वो 5% होगा वैल्यूएशन का, तो आज वो वाला रेट रख देते हैं। 1.5 लाख रुपये स्क्वायर फुट, 70,000 रुपये स्क्वायर फुट, ये चीज़ लगा दी। फिर कुछ लोग थे वो जो आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट एथिकल वंस, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जी ज़मीन की कॉस्ट कितनी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है, ओवरहेड्स हमारे कितने लेंगे, उसके ऊपर हमारा एक एक्स अमाउंट प्रॉफिट डाल दो और इसको हम लोग बेचना शुरू कर देते हैं, राइट। हमने बोला कि यार जब हम ये काम करेंगे ना, तब हमारी फिर से जो एवरेज कॉस्ट है वो इतनी ऊपर चली जाएगी कि हम लोग जिस मार्केट को एड्रेस करना चाह रहे हैं, जिन लोगों को हम लोग ये ऑप्शन दे रहे हैं कि वो अपनी रियल एस्टेट की जर्नी शुरू तो करें, ठीक है, वो पहला स्क्वायर फुट खरीदें तो सही, उनको हम लोग एलिनेट कर देंगे फिर से। उसको बनाने के लिए हम लोगों ने अपना एक मेथड निकाला जो कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट का प्राइसिंग का मैकेनिज्म है, जिसको हम लोगों ने एक्सट्रैपोलेट कर दिया ऑन द रिस्क रिटर्न ग्राफ। थोड़ी सी टेक्निकल बात हो जाएगी, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मोटा मोटा हिसाब ये है कि हमारी एवरेज कॉस्ट और हमारी एवरेज प्राइस वो इक्वल तब होती है जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। उससे पहले हम लोग एक डिस्काउंट के ऊपर दे रहे होते हैं और उसके बाद हम लोग अपनी कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा ऊपर प्रीमियम रख के उसको बेच रहे होते हैं एंड पे जाके। बट ऐसे हम लोगों ने प्राइसिंग की हुई है कि जो हमारा डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, जो उसका जो रेट होता है वो मार्केट का स्टार्टिंग का रेट है। और इसमें जो आप सारी बात करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन की क्या कॉस्ट आती है, हम ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज हर प्रोजेक्ट के लिए अलग है या एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम कर रहे हो? नहीं, सो हमारी अलग अलग है। अच्छा, हाँ, सो देखिए तो ऐसे नहीं है कि एक ही कंपनी हर जगह से पैसे बना रही है, कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन कंपनीज एक्सेट्रा। देखिए हम लोग बना क्या रहे हैं, हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें हम एक बड़ा सिर्फ एक एग्रीगेटर के तौर पे काम करें। एग्रीगेटर का मतलब ये हुआ कि हम लोग हर किसी को इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें सप्लाई साइड भी है, इसमें डिमांड साइड भी है। सो सप्लाई में वो आ जाएंगे जो डेवलपर्स हैं जो अपनी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हाँ यार ये हमारी बिल्डिंग है, ये अपने पोर्टल पर डाल दो और इसके ऊपर जो है हम लोग देखते हैं कि कौन कौन इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिमांड साइड है, ठीक है, ठीक है। आप और मैं हम जो चाहते हैं हाँ जी यार ये वाली बिल्डिंग हमें समझ आती है तो इसको हम लोग ख़रीद लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जब डेवलपर के साथ हम लोग उसको एम्पावर किस तरह करते हैं कि हम लोग उसको देते हैं कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, ऑफ ऑल द कॉस्ट्स। फिर हम लोग उसको ये भी बताते हैं कि हम आपके लिए ये वाली मार्केटिंग भी करेंगे, ठीक है, हम आपके लिए ये वाले लोग भी लेके आएंगे, हम उस सेगमेंट को भी आइडेंटिफाई करेंगे जो कि आपका असल कस्टमर है, और जो आपका फैसिलिटी मैनेजर है उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। आपको बताएंगे कि यार ये बंदा है, ये लोग हैं जो आपको इतने पैसे दे सकते हैं, और वो आपसे 10 साल का एक बाइंडिंग एग्रीमेंट भी करेंगे, अच्छा, ठीक है। और इस सब में ब्लॉकचेन का क्या लेन देन है? आजकल का बज़वर्ड है ब्लॉकचेन, हर बंदा ब्लॉकचेन कह रहा होता है, लेकिन हाउ डज दिस वर्क इन योर पर्टिकुलर बिजनेस? इसका क्या फ़ायदा है मुझे एज अ कस्टमर ब्लॉकचेन का? सो देखिए ब्लॉकचेन एज यू सेड इज अ बज़वर्ड, ठीक है। सो अगर मैं उसको हटा दूँ ना तो समझ लें एक डेटाबेस है, ठीक है ना। डेटाबेस हर किसी को समझ आती है, बिल्कुल, ठीक है। ब्लॉकचेन का मकसद खाली ये शुरू इसलिए हुआ था कि एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ना कुछ इन लोगों ने एक वो सिस्टम्स निकाले थे ग्लोबली, जहाँ पे वो लड़ी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि ये पैसे आए कहाँ से, ठीक है, और गए कहाँ पे।
इस पूरी चीज़ को सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर ने जो अडॉप्ट किया था, ताकि उनको पता चलता रहे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसकी एक चेन बनती रहे, ठीक है ना। सॉरी। अब ब्लॉकचेन जो है रियल एस्टेट के अंदर हमें क्यों चाहिए था? सिंपल, क्योंकि हम लोग अगर कह रहे हैं कि आप फ्रैक्शंस के अंदर भी कोई चीज़ खरीद सकते हैं, तो उसके अंदर हमें लायबल रहना बहुत ज़रूरी है कि यार हम लोग कहीं ओवर सेलिंग तो नहीं कर रहे, ठीक है ना। ब्लॉकचेन के अंदर सबसे पहले हमें पता चल जाता है कि यार टोटल एरिया कितना है बेचने का, और वो हम लोग पब्लिकली अवेलेबल कर देते हैं कि सारे देख सकें क्या इस बिल्डिंग के टोटल स्क्वायर फुट हैं कितने, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ गई ट्रांसपेरेंसी, एंड नंबर 2 आ गया उसका डबल सेलिंग। ये प्रॉब्लम अगर रियल एस्टेट की मार्केट में 5 साल पहले सॉल्व हो जाता तो आपकी फाइलें ओवरसेल कभी ना होती, ठीक है। अगर 1000 प्लॉट थे तो 1000 फाइलें होती, ठीक है। अगर हमारे पास 10,000 प्लॉट थे तो 10,000 फाइलें होती। अब होता ये है कि भी 1000 प्लॉट्स होते हैं और 10,000 फाइलें उसकी बिक्री होती हैं, ठीक है। अगर ब्लॉकचेन होती उस टेक्नोलॉजी के अंदर अडॉप्टेड तो ये शायद काम मुश्किल हो जाता करना। हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वी स्टे अकाउंटेबल फॉर ऑल द स्क्वायर फीट और ऑल द एरिया दैट वी सोल्ड टू आवर कस्टमर्स, और उनको भी पता चलता रहे कि अच्छा यार ये पॉन्जी तो नहीं है कहीं, ठीक है ना। क्योंकि पॉन्जी होने के लिए आपको एक पिरामिड स्कीम कि यार पैसे डबल करने का तरीका है। हमारा काम पैसे डबल करके देना नहीं है, ठीक है। रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के जो रिस्क्स हैं वो समझाना ज़रूरी है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन एक उसका पार्ट है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दूसरा उसका पार्ट है, बिल्डिंग का डिले होना वो तीसरा उसका पार्ट है, ठीक है। जो बिजनेस में हमें समझाया जाता है ना कि रिस्क जो है ना वो गुड है, बट अनसर्टेनिटी इज़ बैड, ठीक है। रिस्क को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स मेजरेबल। अनसर्टेनिटी जो है वो मेजरेबल नहीं होती, ठीक है। ये रिस्क है कि भी हमें पता है कि यार बिल्डिंग बनेगी कितने अरसे में बनेगी या उसमें डिलेज आ सकते हैं, ये एक रिस्क है। ये बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर ही कोई नहीं है या फिर इसमें बिल्डिंग का बनाने के लिए काम कौन करेगा, अगर यही नहीं पता तो दैट्स एन अनसर्टेनिटी, ठीक है। इसी अनसर्टेनिटी को रिस्क में बदलने के लिए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को दे देते हैं। हम लोग ये भी बता देते हैं हमने लैंड कितने की ली थी, हम ये बता देते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी, हम ये बताते हैं ओवरहेड्स कितने होंगे, इसके अंदर सेल्स कमीशन कितने होंगे। अगर आप हमारे पोर्टल पे जाएंगे तो आपको एक बिल्डिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि शायद वैसे आपको 10 दफ़ा चक्कर लगा के शायद जाके मिले। और आपकी वेबसाइट पे हमें कोई सक्सेस स्टोरीज वगैरह कुछ इस तरह मिलेगा क्या? क्या हमें पता चल सकता है कि कोई किसी ने आपके साथ 8 लाख रुपए बनाए, करोड़ पे निकाले, या कोई करोड़ पे डाले, 3 करोड़ पे निकाले, सम ग्रेट स्टोरी जिससे हमें भी एक्साइटेड हुए थोड़ा। सो अगेन इट्स ऑल म्यूजिक टू माई ईयर्स, क्योंकि मुझे अच्छा ये लग रहा है कि मैंने सब कुछ किया हुआ है, और अगर एक कॉमन मैन इस तरह सोच रहा है तो आई थिंक आई एम थिंकिंग ऑन द राइट लाइंस। हम लोगों ने टेस्टिमोनियल्स लगाए हुए हैं, सो हमारे टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो उन लोगों के हैं जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ एग्जिट नहीं लिया, ठीक है। हमारे पास तकरीबन जिस तरह मैंने बताया 520 इन्वेस्टर्स हैं, उसके अंदर एग्जिट टोटल हमारे साथ 20 लोगों ने लिया होगा, उससे ज़्यादा नहीं लिया। और उन्होंने भी, हमारे पास भी एक लिमिट होती है कि आप एटलीस्ट 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 1 साल आप हमारे साथ पैसे लगाएं, आप इन्वेस्टमेंट को ग्रो करें। ये अगेन वेरी स्ट्रांग वर्ड, ये जुआ नहीं है कि भी आप आएँ निकाल लें, ठीक है। आएँ निकालें तो रेट जो है मार्केट चला रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग बनती जा रही है, रिस्क कम होता जा रहा है, इसलिए रेट ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्पेकुलेशन की बेसिस पे प्राइस ऊपर जाई जा रही है। हम लोगों ने, और ये भी टू गिव कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी टू आवर कस्टमर्स, हम फ्यूचर के राउंड के रेट्स भी बता देते हैं सबको, ताकि आप अपना प्रेडिक्ट कर सकेंगे, अच्छा यार ठीक है एटलीस्ट इतना मुझे गेन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने जो हम लोग बेनिफिट देते हैं अपने कस्टमर्स को, वो ये है कि जो लैंड कॉस्ट होती है ना, उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। सो लैंड अप्रिसिएशन इज नॉट इनकर्ड एज अ कॉस्ट टू द कस्टमर। लैंड अप्रिसिएशन जो है वो आपकी अप्रिसिएशन, अगर आपने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि आपने शुरू में ज़्यादा रिस्क लिया था। जब आपने ज़्यादा रिस्क लिया तो उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए ना। जो खाली चीज़ वेरिएबल रहती है वो रहती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। हमने जब बनाना शुरू की थी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनाना शुरू की थी, तो उस टाइम पे तकरीबन 90,000 रुपया टन था सरिया। आज 2,11,000 रुपये टन कहने वाला था, डबल हो गया, डबल हो। अगर हम लोगों ने उस टाइम पे सिर्फ पैसे इकट्ठे करने होते, क्योंकि एक डेवलपर्स का, कुछ डेवलपर्स का ये भी माइंडसेट होता है कि यार पहले पैसे पूरे, और सेफली सो वो सेफ सोचते हो, कहते हैं यार एक्स्ट्रा चार्ज कर लो, अपने पास पैसे जोड़ लो, फिर एक ही दफ़ा बिल्डिंग बनाएंगे, दस्ती खड़ी कर देंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जैसी इकोनॉमीज़ के अंदर, क्योंकि बैंक्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते इस चीज़ के लिए, और कैश बेस्ड इकोनॉमी है, डेट बेस्ड इकोनॉमी उस तरह नहीं है, मॉर्गेजेस के ऊपर ज़्यादा चीज़ें नहीं चल रही होती, तो जब हम पैसा होल्ड करके अपने पास रखते हैं तो डिवैल्यूएशन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होना शुरू, महंगाई जो ही ज़्यादा होती है तो आपके पैसे की कदर कम हो जाती है,
ठीक है। अब जब पैसे की कदर कम होगी है तो उसकी परचेजिंग पावर कम होगी है, ठीक है। आपने अगर 1 अरब रुपया अपने पास संभाल भी लिया था तो आप बिल्डिंग नहीं बना सकेंगे, क्योंकि वो बिल्डिंग की बनाने की कॉस्ट जो है वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 अरब होगी है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पैसे आते हैं हमारी बिल्डिंग्स के पास, हम उनको कहते हैं यार आप इसके अगेंस्ट जो काम करना वो करें। सो वो जो ही हमारे पास पैसे आते हैं हम सारे लगा देते हैं। हम पैसे बैंक में नहीं रखते। अभी आप जाके किसी भी हमारी कंपनी के, किसी भी हमारे कस्टमर के बैंक अकाउंट जाके देखेंगे तो 5 लाख रुपए को बैठा हुआ होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने सारा पैसा जो है वो बिल्डिंग में लगा दिया, बिकॉज हम लोग बिल्डिंग बनाने के बिजनेस में हैं, आपके पैसे डबल करने के बिजनेस में नहीं है, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट के अंदर डेवलपमेंटल रियल एस्टेट के अंदर जो ईयर ऑन ईयर अगर आपको गेन मिलता है वो तकरीबन 30 से 40% है। सो दैट मीन्स कि अगर आप 2 साल एक जगह पैसा रखते हैं डेवलपमेंटल के अंदर, स्टार्ट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये केस जो है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोगों को समझ नहीं आता। अब एक चीज़ है जो कि है 10,000 रुपया स्क्वायर फुट के ऊपर ऑन कॉस्ट, ठीक है ना, लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सब कुछ डाल दी, 10,000 के ऊपर आ गई। और एक बंदा आपको बेच रहा है फॉर एनी गुड और बैड रीज़न 30,000 रुपये की बेच रहा है या 20,000 रुपये की बेच रहा है, ठीक है। अब वो डबल का सफ़र तो वो बंदा खुद ही पूरा कर गया, राइट। अगर कोई बंदा उस टाइम पे करोड़ लगाता तो उसके 2 करोड़ हो सकते थे। अब उसने जब 20 पे लिया तो वो उसके डबल पैसे होंगे जब वो 40 पे जाएगा, ठीक है। एंड यू एंड आई वी नो कि भाई फेसबुक को 1 मिलियन से 1 बिलियन जाते हुए कितना टाइम लगा था, एंड 1 बिलियन टू 2 बिलियन तो शायद अभी भी नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल, ठीक है। सो अगर आप शुरू में सॉरी फॉर माई वेरी स्ट्रांग वर्ड, अगर ग्रीडी हो के अगर आप सारा अपना पैसा अपने पास ही पार्क कर लेंगे, सारा मुनाफा खुद कमा लेंगे, तो एंड में आप उस कस्टमर को ज़्यादा मुनाफा नहीं दे सकेंगे, एसेट लाजमी दे देंगे। अगर आप एक एथिकल डेवलपर हैं तो आप एसेट लाजमी दे देंगे। यार मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें अपार्टमेंट दे दूंगा, अपार्टमेंट मिल जाएगा। उसके अंदर से क्या वो उस रेट के ऊपर रेंट पे लगेगा नहीं लगेगा, कंफर्म नहीं है। क्या इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको सालाना की 20% ईयर ऑन ईयर गेन मिलता रहेगा, कंफर्म नहीं है। इकोनॉमिक्स का एक बहुत सिंपल सा रूल है कि आप मुनाफा कमाते हैं अपनी ख़रीद पे, अगर आप मार्केट रेट पे भी बेचेंगे तब भी आपको मुनाफा होगा। सो अगर आपके पास और मेरे पास एक फ़ोन है, वही सेम फ़ोन का एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने वो ले लिया 50,000 रुपये का और मैंने ले लिया लाख रुपए का, मार्केट में गए और वो 1.5 लाख का बिका, तो आपको मुनाफा हुआ लाख का और मुझे मुनाफा हुआ 50,000 का। मुनाफा आपको इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि आपकी ख़रीद सस्ती थी, बेचा हमने मार्केट रेट वही है, ठीक है, ख़रीद आपकी सस्ती थी, हेंस यू मेड गुड प्रॉफिट्स। हम यही ऑप्शन देते हैं अपने सारे इन्वेस्टर्स को कि आपकी ख़रीद सस्ती होगी, एंड में जाके अगर आप मार्केट रेट पे भी बेचेंगे तो आपको दुगना तिगना पैसा हो जाएगा। तो मेरे एक दो और आपके साथ सवाल हैं, देन वी कैन सॉर्ट ऑफ रैप दिस अप। एक तो मेरा सवाल ये है कि लायबिलिटी मुझे समझाएं। आप फॉर एग्जांपल मुझे कह रहे हैं कि स्टैम्प पेपर में मेरे साथ आपके एग्रीमेंट है, वो स्टैम्प पेपर आपकी कंपनी के साथ पर्सनली लायबल है, आपके साथ है, ज़मीन के साथ है, आप मुल्क छोड़ के भाग जाएं। अब एज अ लेमैन मैं ये सोचूंगा कि यार आप कह रहे हैं कि पिरामिड स्कीम नहीं है, आप तो ये कहेंगे कि पिरामिड स्कीम नहीं है, आप मुझे बताएं मैंने आपको दिए पैसे, हैज़ एनीवन टेकन यू टू कोर्ट येट? कैन समवन गेट दैट? हाउ डू वी नो कि आवर मनी इज़ 100% सेफ? सही। सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। इस सवाल को मैं थोड़ा सा तवील तरीके से फिर से समझाना चाहूँगा। हम लोग जो है ना सर, सेफ्टी को ना बहुत सिंपल टर्म्स में ले जाते हैं। मेरी बेगम वकील है तो उसका हमेशा ये कहना होता है कि यार ये लीगल पेपर देख रहे हो, इसी के ऊपर बहस हो रही होती है जाके वकीलों के साथ, ठीक है ना। तो ये लीगल पेपर की इतनी ही क्या नाम, सिर्फ मेंटल सुकून है और कुछ नहीं है, ठीक है। हमने इसी को समझा और हम लोगों ने, जब मैंने पहले बात की, जब हम लोग 4 दोस्त थे, हमने कहा यार सिक्योरिटी आपस में क्या होगी हमारी सिक्योरिटी ईमेल था खाली एक, हमारा कोई स्टैम्प पेपर नहीं था आपस में। हम 4, जो मैंने आपको स्टोरी बताई उसमें हम दोस्तों का कुछ भी लीगल एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन आप लोग दोस्त थे ना पहले से। वही एग्जैक्टली। सो उसके ऊपर ट्रस्ट था, ठीक है। हमने कहा यार इस ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए हम लोगों को अकाउंटेबल रहना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी से ट्रस्ट आता है, राइट, ठीक है। हम लोगों ने 5-7 स्टेप्स लिए। सो सबसे पहले तो हम लोगों ने कहा यार जितनी भी कॉस्ट्स होंगी वो पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे, सबको दिखाएंगे, ठीक है। एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी वहाँ से आ गई, ठीक है। या जितनी टोटल बिल्डिंग की वो है ना, आर्किटेक्चरल एनओसीज वगैरह, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे हम लोग पब्लिकली लोगों को दिखाएंगे, एक सिक्योरिटी वहाँ से आ गई। तीसरी चीज़ हमने कहा यार ज़मीन जो है ना अपने नाम पे नहीं रखेंगे। ज़मीन या तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे होगी जो कि SCCP में रजिस्टर्ड होगी। हाँ, उसके डायरेक्टर्स हम लोग हो सकते हैं, ठीक है ना, और आवाम से भी हो सकते हैं उसके डायरेक्टर्स, बट हमारे नाम पे नहीं होगी। हम लोग चले भी जाएं तो कंपनी वहीं पे खड़ी रहेगी,
ठीक है, हम मुल्क छोड़ के भाग भी जाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन जो है उस कंपनी के नाम पे है, मेरे नाम पे नहीं है, बजाते खुद मेरे नाम पे नहीं है। ठीक हो गया। फिर हम लोगों ने कहा यार हम लोग पैसे जो है ना सिर्फ उतने उठाएंगे मार्केट से जितने हमें उस माइलस्टोन के लिए चाहिए। हम डे वन पे पूरी बिल्डिंग नहीं बेचते। अगर एक बिल्डिंग है 10,000 स्क्वायर फुट की, तो पहले राउंड में हम लोग टोटल 1,000 स्क्वायर फुट ही बेचेंगे। उस 1,000 स्क्वायर फुट के जब पैसे आएंगे तो उसके अवज़ काम जो होगा वो करेंगे, और उसको डिस्प्ले करने के लिए एक वीडियो एवरी 2 वीक्स हम लोग लगाते रहेंगे। अब सेफ्टी जो है पेपर से नहीं आएगी, सेफ्टी इन 4-5 स्टेप्स से आएगी, जिसके अंदर, और क्रेडिबिलिटी कम्स ओवर टाइम। ये मिनटों की चीज़ नहीं है कि आप मैंने कह दिया आपने मान लिया, ऐसे होता नहीं है। ठीक है ना, उसको खाली आपको जांचना पड़ता है, आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ती है। रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट के अंदर अनफॉर्चुनेटली धोखे बहुत ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, चाह के या अनचाह के मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। ठीक है, आप सारी ज़िंदगी लगा के करोड़ रुपया कमाते हैं। ठीक है ना, आम आदमी जो है वो 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया बड़ी मुश्किलों से बैठ के जो है वो जोड़ता है। अगर मेरी चिकनी चुपड़ी बातों के ऊपर उसने पैसे लगाने हैं तो शेम ऑन हिम। ठीक है, तुमने इतनी मेहनत की है, ठीक है, इतनी मेहनत करके ये नहीं कहना कि भाई आपने कह दिया तो मैंने लगा दिए पैसे। भाई पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना ही आपको किसी और एडवाइज़र को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अपने आप को खुद समझें। ठीक है ना, अगर आप इतने काबिल थे कि आपने ये पैसे कमाए हैं तो इतना ही काबिल समझें कि आप इस चीज़ को जांच भी सकते हैं कि इसके अंदर मसले हैं कि नहीं है। उन मसलों को जब आप सोचना शुरू करेंगे तो मसले इसी लेवल पे आते हैं, क्या ये बिल्डिंग बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, क्या ये जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो इसी चीज़ में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, क्या इनके लीगल एनओसीज हैं कि नहीं है। ठीक है, क्या ये कॉस्ट से ज़्यादा तो नहीं मुझे चार्ज कर रहे, ये क्या ये ट्रांसपेरेंटली मुझे दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे कोई चीज़ भी तो है कि नहीं है। इसी पूरी चीज़ को एड्रेस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी ट्रस्ट जो है एक शक्ल से उतार के एक सिस्टम पे ले आती है। ठीक है, एक लॉजिक के ऊपर ले आती है। आप और मैं मार्क ज़करबर्ग तो नहीं जानते ना, पर हम इस्तेमाल करते हैं फेसबुक। हम इलॉन मस्क को नहीं जानते, बट हम एस्पायर करते हैं कि हम लोग टेस्ला भी चलाएं, ट्विटर तो हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिस्टम इस तरह बन जाते हैं कि वो एक ट्रस्टलेस सिस्टम बना लेते हैं। लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना पड़ता। राइट नाउ अभी तो आप ये समझ लें कि हमें 2 साल हुए बनाते हुए, 2 साल के अंदर हमें टोटल 520 लोगों ने ट्रस्ट किया कि यार आप लोग पॉन्जी नहीं है। ठीक है, अभी तो एक कम्युनिटी हम लोग बना रहे हैं। अभी तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आएँ, हमें टफ टाइम दें, हमारे से आके सवाल पूछें, हमें बताएं। हमारे जिस तरह मैंने अभी क्लेम किया कि मैंने ये 4-5 चीज़ें बनाई हैं, मैं तो आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे पास आएँ और मैं जाके आपको दिखाता भी हूँ वो जगह जाके। टेंजिबल चीज़ होनी चाहिए ना, मैं कोई पेपर थोड़ी बेच रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है, डिजिटली अगर आप टेंजिबल रियल एस्टेट ले सकते हैं तो उससे बेहतर क्या चीज़ है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। आखिरी सवाल, एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट एज वेल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। आप अभी एक स्पेस में जो बहुत नहीं है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही, बहुत सारे लोग सीखना चाह रहे हैं इसके बारे में। इस स्पेस में आपके कोई कम्पेटिटर्स हैं, एंड आपको ये लग रहा है कि वेयर आर यू सिचुएटेड इन दी प्रॉपटेक स्पेस और इन दिस पर्टिकुलर स्पेस दैट यूर इन? सो देखें, प्रॉपटेक का अभी 3rd रेवोल्यूशन चल रही है। प्रॉपटेक एक आसान लफ्ज़ में सिर्फ डिजिटलाइजेशन है। ठीक है, प्रॉपटेक 1.0 को ज़मीन ने बहुत अच्छा पकड़ लिया था। बिल्कुल। ज़मीन ने कहा यार ये चीज़ें जो हैं एड स्पेस अभी अखबार में आ रही है, इसको मैं डिजिटलाइज करता हूँ। ठीक है, दैट वाज प्रॉपटेक 1.0। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपटेक 2.0 वाज वेयर इंटरेक्शन केम इनटू बीइंग। ठीक है ना, हमारे पास जिलोज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो उसकी रेंटल यील्ड भी बता रहे होते हैं, उसके कितने हाथ बिक चुका है वो भी बता रहे होते हैं, वो उसकी ऑक्यूपेंसी भी बता रहे होते हैं। आप सब कुछ बैठ के ये सारी चीज़ें उस पर देख सकते हैं। आप वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ उसके साथ इन्फॉर्मेशन आप ले भी सकते हैं। ठीक है, द 3rd रेवोल्यूशन ऑफ प्रॉपटेक इज़ ओनरशिप। ठीक है, currently DAO PropTech is enabling people to have ownership in real estate. It's not a paper asset. ठीक है ना, हम रीट के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम शेयर नहीं बेच रहे, हम एक टेंजिबल स्क्वायर फीट बेच रहे हैं। अगर आप एक स्क्वायर फुट करके खरीदते रहेंगे, अगर आप एक बिल्डिंग में सिर्फ 100 स्क्वायर फुट भी ले सके तो अगली बिल्डिंग जब बनाएंगे तो उसको बेच के आप 200 ले लेंगे। बिल्कुल। जब मैं तीसरी बनाऊंगा तो 200 को बेच के आप 500 ले लेंगे, आपका अपार्टमेंट पूरा हो जाएगा। रियल एस्टेट छक्के वाली गेम, ओवरनाइट वाली गेम नहीं है। इट टेक्स टाइम। अगर आप अपने वालिदैन से भी बात करेंगे, अपने वालिद साहब से बात करेंगे, दे विल टेल यू कि हमारी कितनी ख्वारी हुई थी, हमने कितने अरसे बाद जाके पहला घर बनाया था। बिल्कुल। ठीक है, मेरे वालिद साहब ने जाके 1983 में जाके अपना पहला घर बनाया था। 1947 की उनकी पैदाइश है। ठीक है, वो कहाँ से उठ के आए, किधर गए, इट टुक हिम टाइम। हमें आजकल होता है कि यार ओवरनाइट हमारा अपार्टमेंट बन जाए, ऐसे नहीं होता। ठीक है, मेरे साथ लड़के हैं GIK के ग्रेजुएट्स हैं, लम्स के ग्रेजुएट्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। उनको मैंने ये ऑप्शन दिया कि यार तुम 1 स्क्वायर फुट एट अ टाइम अपने पास लेके आते रहो, अपनी सैलरी से जो है ना अपने पास लेके आते रहो।
एक बंदे के पास, ही इज 23 years, 24 years old, he has more than 200 square feet. I have guaranteed him कि by the time, if he gives me 5 years of his life, I will give him an apartment on his own on his own money. मैं गिफ्ट नहीं कर रहा. वो अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है, सिर्फ कितना डालता है मुझे नहीं पता, 10,000 डालता है, 15,000 डालता है, 20,000 डालता है पर मंथ, पर वो डालता है और अपने लिए रियल एस्टेट बना रहा है, अपने वाले साहब के बलबूते पे नहीं बना रहा वो. इट विल टेक हिम टाइम. अगर एक नॉर्मल डेवलपर, जिस तरह हमारी पहले भी से बात हो रही थी, इन्वेस्टर सॉरी, कि वो जब बजाय कॉफ़ी भी पैसे ज़ाया करने के, ठीक है, या फिर अगर वो लेविश खानों के ऊपर या शादियों के ऊपर अगर आप पैसे ज़ाया करने के बजाय अगर आप ऐसे काम करें कि आपने अपनी वेल्थ बनानी है, तो आप रियल एस्टेट के ऊपर स्टार्ट करें. डेवलपमेंटल के अंदर 1 square foot एट अ टाइम. आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन. ठीक है, यू हैव योर डाउट्स, ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव योर डाउट्स. आई एम हियर टू क्लियर देम. ठीक है, मैं सिर्फ उसको एड्रेस कर सकता हूँ. रिस्क लाजमी होता है, हर बिजनेस में रिस्क होता है. मेरे बिजनेस का रिस्क है टाइम. मैंने अगर बोला है कि भाई 2024 में बिल्डिंग बन जाएगी, तो ज़्यादा 2024 से नहीं 2025 में भी जा सकती है. ठीक है, ये आपको ये चीज़ें देखने वाली हैं. हाँ यार, ये बंदा जो वादा कर रहा है, ये कह रहा है कि हाँ यार जल्दी मैं बना दूंगा, टाइम पे बना दूंगा, इतना मुनाफा हो जाएगा, क्या वो होगा कि नहीं होगा? दैट्स द रिस्क. ठीक है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है. रियल एस्टेट के अंदर जब भी आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करते हैं और आप 3-4 साल 5 साल 6 साल अपना इंतज़ार करेंगे, यू विल बी एबल टू गेट योर होल अपार्टमेंट. सो या ठीक है. चलें सर, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट. बहुत सारी चीज़ें हमने आज सीखी और इंशाल्लाह आपको कभी वापस भी बुलाएंगे थोड़ा और समझने के लिए. Thank you guys for watching, and if you like the content, please subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast.